हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनाक्षी अपने भाई मोहन की शादी में अपने काले घने बालों के साथ सुंदर से हेयर स्टाइल में शादी की रौनक बने घूम रही थी। सभी उसके लंबे काले बालों को देखकर हैरान थे। शादी की सारी रस्में पूरी करके जब विदाई करके मीनाक्षी अपने भाई मोहन और नई नवेली भाभी अंजलि के साथ कार में बैठती है तो उसके लंबे काले बाल देखकर अंजलि बोलती है, अरे वाह दीदी, आपके ये काले घने बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। शादी में सब आपकी तारीफ कर रहे थे। मेरी कजन सिस्टर तो आकर मुझसे बोल रही थी कि ससुराल जाकर मैं आपसे आपके बालों का राज पूछूं। अच्छा सच में भाभी, तारीफ के लिए शुक्रिया कहना उनको। मीनाक्षी की इस बात पर उसका भाई हंसने लगता है और बोलता है, इसके बालों को अच्छा कहने वाले ना एक दिन खुद के कहे पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इससे आगे मत बोलियो भाई, वरना तेरा क्या हाल करूंगी ना तो सोच भी नहीं सकता। अरे अरे, आप भाई बहन तो मेरे सामने ही लड़ने लगे। वैसे मैं भी अपने भाई के साथ बहुत लड़ती थी, वो तो गुस्से में मेरे बाल ही खींच देता था। अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप फिर बोले। ऐसे ही नोक झोंक करते हुए मीनाक्षी अपनी नई नवेली भाभी को लेकर अपने घर आती है, जहां दरवाजे पर मोहन की माँ शीला आरती की थाली लिए खड़ी होती है और बहू के आने पर बोलती है, लो जी, आ गई मेरी बहू। अरे मैं कलश लाना तो भूल ही गई। मीनाक्षी अंदर आ और जाकर रसोई से चावलों वाला कलश लेकर आ। मीनाक्षी अंदर आकर रसोई से चावल का कलश लाकर अपनी भाभी के कदमों में रखने को झुकती है तो उसके सर के सारे बाल अंजलि के कदमों में आ गिरते हैं और उसका चिकना टकला सर उसकी भाभी के सामने आ जाता है, जिसको देखकर अंजलि बोलती है, हाय राम, दीदी आप टकली हैं। बताओ, फालतू में आप कार में बैठे बैठे इतनी लंबी लंबी फेंक रही थी। भाभी मैंने कुछ कहा था, आप ही बोले जा रही थी। मैंने तो बस शुक्रिया ही बोला था। अरे बहू, इतनी हैरान ना हो। अब ये टकली है तो क्या कर सकते हैं, और इसके ख्वाब हैं लंबे बाल रखने के, इसलिए ये विग पहने घूमती रहती है। पर ये टकली हुई कैसे? बहुत लंबी कहानी है। वो क्या है, इसने अपने बालों को लंबा करने के लिए कई तरह के शैम्पू इस्तेमाल किए और अंत में कोई शैम्पू इस्तेमाल करने लायक इसके बाल ही नहीं बचे। अब ये छोड़, तू गृह प्रवेश कर। अंजलि का गृह प्रवेश होता है। वो अपने ससुराल में कदम रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक शाम सभी बैठे टीवी में मोहन की शादी की फोटोज देख रहे होते हैं, जहां एक फोटो में कुछ लड़कियां मीनाक्षी को घूर कर देख रही होती है। ये तस्वीर देखकर मीनाक्षी बोलती है, ये सारी लड़कियां मेरे बालों को निहार रही थी। कितना सुंदर हेयर स्टाइल था मेरा, सबसे यूनिक। काश मैं ऐसा हेयर स्टाइल फिर से कर पाती। बेचारी लड़कियां सोच रही होंगी कि आपसे आपके बालों का राज पूछे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद तो वो अपने बालों को आपसे छुपाती फिरेंगी। बस भाभी, इतना भी मजाक मत बनाओ। आपको पता नहीं है, पहले मेरे बाल कितने घने लंबे काले थे। लड़कियां जलती थी मेरे बाल देख के। वो बेचारी इतनी जल गयी कि अपनी आग से इसके बाल भी जला गयी। शीला की इस बात पर दोनों सास बहू खूब हंसी है और मीनाक्षी गुस्से में अपनी गर्दन झटकते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी विग उतर कर नीचे गिर जाती है। ये देखकर शीला हंसते हुए बोलती है, बेचारी मेरी बच्ची गुस्सा भी नहीं दिखा सकती, वरना उसका ये सर का चांद सबके सामने आ जाता है। मम्मी यार, आई हेट यू। इतना बोलकर मीनाक्षी अपनी विग उठाए कमरे में जाती है और पलंग पर पसरे अपनी आंखें बंद करके ख्वाबों में खो जाती है, जहां मीनाक्षी एक बेहद ही सुंदर से लड़के के सामने होती है और वो लड़का उसके बेहद करीब आकर कहता है, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरे टकले सर की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। क्या बोला, टकला? ये बोलकर मीनाक्षी का ध्यान अपने सर पर जाता है और वो खुद को टकला पाकर चिल्लाती है। उसी वक्त अंजलि मीनाक्षी के कमरे में आकर उसको ख्वाबों से उठाते हुए कहती है, टकली ननद जी, ख्वाबों से बाहर आओ, मैं बुला रही हूँ आपको। और टकली ननद। आंखें खोलकर मीनाक्षी अंजलि को घूरते हुए बोलती है, भाभी मेरा नाम मीनाक्षी है, आप शायद भूल रही हैं। और ये टकली टकली बोलकर मेरा इतना हसीन ख्वाब बर्बाद कर दिया आपने। ओहो मेरी टकली ननद का ख्वाब,
जरूर आप ख्वाब देख रही होंगी कि आपके काले लंबे घने बालों पर कोई लड़का फिदा हो गया, लेकिन अचानक ही उसके हाथों में आपकी विग आ गई और उसको पता चल गया कि इन जुल्फों के अंधेरे में एक चांद छुपा बैठा है। जाइए आप यहाँ से, चैन से कोई मुझे हसीन ख्वाब तक नहीं देखने देता। बेचारी मीनाक्षी के ख्वाब में भी कोई ना कोई उसको टकली होने का एहसास दिला ही देता। ऐसे ही एक शाम मीनाक्षी कॉलेज से घर आ रही थी। इस वक्त भी उसने अपने टकलेपन को छुपाने के लिए विग पहनी थी। रास्ते में उसके ख्वाब जैसा एक हैंडसम सा लड़का आता है। मीनाक्षी उसको देखने में इतनी खो जाती है कि वो चलते चलते उससे टकरा जाती है और वो लड़का जैसे ही मीनाक्षी को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थामता है, तभी बेचारी मीनाक्षी की विग एक बार फिर उसे धोखा देते हुए नीचे गिर जाती है और उसका चांद सा टकला सर देखकर वो लड़का उसे संभालने की जगह गिराते हुए कहता है, माफ करना दीदी, मैं चलता हूँ। मीनाक्षी की सच्चाई सामने आने पर बेचारा ख्वाबों वाला लड़का तो उसे पटक कर निकल जाता है। तो वही मीनाक्षी अब अपने टकलेपन से परेशान होकर घर आकर अपनी विग को फेंक देती है। लेकिन तभी कुछ देर में उसकी माँ शीला उसके कमरे में आकर कहती है, ए टकली, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो अपनी विग पहन कर आइयो, कहीं तेरे ये सर के चांद को चमकता देखकर वो मना कर दे। शीला इतना बोलकर चली जाती है। लेकिन अब मीनाक्षी अपने इस टकलेपन को छुपा छुपा कर थक गई थी। अगले दिन एक अमन नाम का लड़का अपनी माँ सविता के साथ मीनाक्षी को देखने आता है। मीनाक्षी उनके सामने एक सुंदर सी साड़ी पहने लंबे बालों की विग लगाए आती है और उसको देखकर लड़के की माँ बोलती है, अरे वाह, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है और इसके लंबे बाल वो तो और भी सुंदर है। पता है बहन जी, इससे पहले भी अपने बेटे के लिए एक लड़की देखी थी पर वो तो टकली निकली। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है। अरे कम उम्र में ही उनके सारे बाल चले जाते हैं। सविता की इस बात पर मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर से विग उतार कर फेंकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, देखिए मैं टकली हूँ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना मैं भी ऐसा नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब हो गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। मेरे भी ख्वाब थे मेरे लंबे बाल हो, मैं अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल बना सकूं, लेकिन क्या करें, बाल ही नहीं है तो ख्वाब ही बनकर रह गया। अब बताइए आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? सविता मीनाक्षी को देखते हुए मुस्कुराती है और बोलती है, अरे बेटा, हमें तो तू हंसते हंसते पसंद है। हमें तो पहले ही सब कुछ पता था तेरे बारे में और तेरे टकलेपन के बारे में भी। और ये जो बोल हमने बोले थे ना, ये तेरी भाभी के कहने पर बोले थे। ओहो, तो आपने बोला इन्हें मुझे नीचा दिखाने को? हाँ, लेकिन आपको नीचा दिखाने को नहीं बोला, आपको सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए बोला। दीदी, जब तक आप खुद को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो दूसरे कहाँ से करेंगे। माना आप टकली अपनी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब हो तो छुपाना कैसा? सही कहा भाभी आपने, इसलिए अब से मैं ऐसे ही रहूंगी। विग तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। लंबे बालों का ख्वाब अब ख्वाब समझ के भूल जाऊंगी। उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ऑयल बनवाया है अपनी माँ से, मैं वही लगाती थी। उससे आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर आप वापस से बालों वाली ननद हो जाओगी। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। अंजलि के दिए ऑयल का इस्तेमाल करने से मीनाक्षी के सर पर धीरे धीरे बाल आने शुरू हो जाते हैं और 6 महीने बाद उसकी शादी तक उसके सर पर लड़कों जितने बाल तो आ ही जाते हैं। समय के साथ उसका लंबे बालों वाला ख्वाब भी पूरा हो जाता है। निम्मी बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी, जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से मानो उसका भाई ही उसकी दुनिया था। वो अपने भाई की हर बात मानती और उसकी खूब सेवा भी करती। एक दिन निमी अपने भाई से बोलती है, भाई, अब तो मेरा कॉलेज भी क्लियर हो गया है, अब तो तुमको मेरी फिक्र छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। अरे पागल, तू कैसी बात करती है? अब इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा? अब तो तेरी शादी की उम्र है। नहीं भैया, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आपकी शादी ना हो जाए। समय बीतता जाता है और फाइनली अशोक निम्मी की जिद के आगे घुटने टेक देता है
और भारती नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। भारती स्वभाव की बहुत ही चिड़चिड़ी थी, जो सारा दिन बस आराम किया करती और बेचारी निम्मी घर के सारे काम अकेले संभालती। जैसे ही अशोक शाम को वापस आने वाला होता, भारती काम करने का नाटक करने लगती। एक दिन अशोक के काम पर जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, हाय, मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है, काश कोई दबा देता। भाभी मैं दबा देती हूँ ना। भारती निम्मी से पैर दबाने लगती है और शाम को जब अशोक घर आता है तो अशोक को देखकर भारती मन में सोचती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निम्मी जाकर अपने भाई को बता दे कि मैंने आज इससे पैर दबवाए थे। अगर ऐसा हुआ तो अशोक जी तो मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। अपनी इस गलती के चलते भारती खुद ही अशोक के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, इससे पहले आपकी बहन आकर मेरी चुगली करे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने आपकी बहन से पैर दबवा लिए। अरे तो क्या हो गया, हम सब तो एक परिवार हैं। अगर तुम्हारे पैर दर्द करें तो तुम मुझसे दबवा सकती हो। अशोक की इस बात को सुनकर भारती के पर निकल आते हैं और अब वो आए दिन निम्मी से अपनी सेवा करवाया करती। निम्मी कभी भी अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकालती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। निम्मी की उम्र शादी की हो जाती है। वहीं भारती सोचती है, हाय, अगर निम्मी की शादी हो गई तो ये घर कौन संभालेगा? सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। अपनी काम चोरी के चलते भारती निम्मी के लिए आने वाले सभी रिश्तों में कमी निकालकर अशोक और निम्मी से इनकार करवा देती। ऐसे ही एक दिन निम्मी को देखने गौतम नाम के लड़के का रिश्ता आता है कि तभी मौका पाकर भारती उसके पास जाती है और गौतम से बोलती है, भगवान झूठ ना बुलाए गौतम जी, वैसे तो हमारी निम्मी लाखों में एक है, मगर उसकी कुछ बुरी आदतें भी है, जैसे ड्रिंक करना और सुट्टा तो मानो उसकी रग रग में बसा है। उम्मीद है आपसे शादी करके वो ये सब छोड़ देगी। गौतम भारती की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है, आखिर मुझे इससे अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा। ये लोग चाहते तो ये सब छुपा सकते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ सच बताया। तभी निम्मी वहाँ पर चाय लेकर आती है और गौतम को वो पहली ही नजर में भा जाती है, जिसके बाद बिना देरी के गौतम के परिवार वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भारती निम्मी से बोलती है, अच्छा बच्चा, ये बता कि तुझे गौतम कैसा लगा? भाभी वो बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है और मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुझे पता है वो गुटखा खाता है। तूने देखा था उसके होठ कितने लाल थे। मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी ननद को ऐसा घटिया पति मिले। भाभी आप कितनी अच्छी है, मेरी कितनी चिंता करती हैं। आप फिक्र मत करो, मैं उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। भारती ये समझ जाती है कि अब निम्मी और गौतम का रिश्ता तोड़वाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके बाद अक्सर निम्मी और गौतम कॉल पर बात किया करते। निम्मी को ये पता चल जाता है कि गौतम के होठ प्राकृतिक रूप से लाल हैं और वो गुटखा नहीं खाता, और गौतम ये जान जाता है कि निम्मी में कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर बैठा हुआ सोचता है, इसका मतलब ये हुआ कि भारती भाभी ये चाहती नहीं कि हमारी शादी हो। इससे पहले वो इस शादी में और दिक्कत डाले, मुझे निम्मी को जाकर ये सब बताना होगा। गौतम निम्मी के घर आता है, जहाँ भारती दरवाजा खोलती है और गौतम को सामने देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे गौतम जी, आप यहाँ? अरे शादी अगले महीने है, इतना भी सब्र नहीं हुआ? जी मैं निम्मी से मिलने आया हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। चल भारती, तेरा फेंका हुआ दाव तब नहीं चला तो अब चल जाएगा। लगता है रिश्ता तोड़ने आया है। आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। भारती ये कहकर नाश्ता लेने चली जाती है, जिसके बाद गौतम निम्मी के पास जाकर उसे बोलता है, निम्मी, आज मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ। ओहो, आई लव यू जान, ये तो तुम मुझे कॉल पर भी बोल सकते थे। निम्मी मजाक मत करो और मेरी बात सुनो। ये सुनकर तुमको बुरा लगेगा, पर ये सब सच है। निम्मी, तुम्हारी भाभी तुमको जरा भी प्यार नहीं करती और तुमको नौकर बनाकर सारी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शराब पीती हो। गौतम की बात सुनकर
निमी को बहुत गुस्सा आता है और वो गौतम के गाल पर तमाचा मारते हुए बोलती है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मेरी भाभी मेरी माँ समान है और भाई बाप। मैंने भाई से शादी को इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए थी, और अगर वो मुझसे थोड़े बहुत काम करवा भी लेती हैं तो क्या बुरा है, ये उनका हक है। आज के बाद दोबारा मेरी भाभी के लिए कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। ये सब बातें भारती सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है और वो बोलती है, कितनी अभागी औरत हूँ मैं। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी ननद मिली और मैंने उसके साथ इतना गलत किया। हाँ निम्मी, गौतम जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो। भाभी, अगर आप चाहती हो कि मैं शादी ना करूं, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं शादी कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर निमी रोते हुए बाहर चली जाती है और गौतम भी अपने घर आता है। लेकिन भारती को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और इसी चिंता के चलते उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इसी के साथ वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसे ऐसे देखकर अशोक बोलता है, क्या हो गया है तुमको? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी निम्मी वहाँ आती है और उसे देखकर भारती बोलती है, निम्मी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज मुझे उसी की सजा मिल रही है। भाभी, मैंने आपको माफ कर दिया है। अब आप सारी पुरानी बातें भूल जाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ बस। वक्त गुजरता है और भारती अब धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो खुद निम्मी को लेकर गौतम के घर जाती है और गौतम से बोलती है, गौतम जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा लड़का मेरी निम्मी को और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाभी, मुझे निम्मी बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। जिसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर भारती निम्मी और गौतम की शादी करवा देती है और भारती निम्मी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। इसी के साथ साथ भारती एक भाभी के साथ साथ माँ के भी सारे फर्ज निभाती है। सुमन और आशा दोनों ननद भाभी थे। दोनों की वैसे तो आपस में कभी नहीं बनती थी, लेकिन जैसे ही कोई मजेदार खबर हो या किसी के बारे में कोई बात बतानी हो, दोनों साथ हो जाती और पूरे दिन सुमन अपनी देवरानी महक और आशा अपनी छोटी भाभी की चुगली करते रहते। ऐसे ही एक दिन दोनों ननद भाभी साथ में बैठकर महक की चुगली करते हुए बोलते हैं, आशा, तुझे पता है इस महक को काला जादू आता है? भाभी, ये क्या बोल रही हो? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अरे आशा, तुझे कैसे नहीं पता? ये बात तो सबको पता है, तभी तो बहुत कम लोग बात करते हैं उससे, क्योंकि वो काला जादू जानती है। अच्छा हुआ भाभी जो आपने मुझे बता दिया। अब मैं भी उससे कम ही बात करूँगी। क्या पता कब क्या कर दे वो। तुझे महक की एक बात बताती हूँ, वो सामने वाले घर में एक छोटा बच्चा है ना। हाँ भाभी, वही ना जिसका नाम सोनू है। खेल कूद में बहुत अच्छा है। हाँ वही। वो एक बार दिन के समय घर के सामने ही खेल रहा था और बच्चों के साथ। इतने में महक ने उसे घर में बुलाकर लस्सी पीने को दी और सोनू वो लस्सी पीकर खेलने चला गया। तो क्या हुआ भाभी? लस्सी ही तो दी है। अरे पगली, उस लस्सी को पीकर ही तो सोनू की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि बिस्तर पर पड़ गया था। वो अब तक ठीक नहीं हुआ। इतने में सामने से सुमन का पति विवेक आकर कहता है, तुम दोनों यहाँ चुगली करने में ही लगी हुई हो और वहाँ महक ने घर का सारा काम खत्म कर दिया। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम दोनों की हरकतों से। सुमन और आशा की चुगली करने वाली हरकत से विवेक भी बहुत परेशान हो चुका था और उसके साथ साथ बाकी सब भी उनकी इन हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। और अब विवेक के आने पर आशा उसको भी अपनी बातें बताते हुए कहती है, भैया, आपको नहीं पता महक भाभी कैसी है? अच्छा, मतलब अब तुम दोनों मिलकर महक की चुगली करने लगे? तुम तो रहने ही दो। तुम्हें दुनिया भली लगती है और अपनी बीवी और बहन खराब लगते हैं। ये सुनकर विवेक अपनी माँ संगीता को आवाज लगाते हुए बोलता है, माँ, अरे ओ माँ, सुनती हो? जरा आकर इन दोनों की नई कहानी तो सुनो। संगीता विवेक के पास आकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आप समझाती क्यों नहीं हो इन दोनों को? मैं तो परेशान आ गया हूँ इन दोनों से। आप जल्दी से कोई लड़का देखकर आशा की शादी कर दो। ये दोनों अलग रहें, वही ठीक है दोनों के लिए। बेटा, तुझे बताया तो था, कल आशा को देखने के लिए लड़के वाले आएंगे। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया। सुन आशा, कल टाइम से तैयार हो जाइयो।
अपनी भाभी के साथ बैठकर चुगली में बिजी मत हो जाइयो। अगले दिन आशा को देखने अतुल नाम का लड़का अपनी माँ माला के साथ घर आता है। आशा भी उनके स्वागत के लिए वहाँ मौजूद थी। विवेक उनका स्वागत करते हुए बोलता है, अरे माँ देखो लड़के वाले आ गए। आइए आइए बैठिए आप। और आशा तुम कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। अरे नहीं, रहने दीजिए, अभी तो आए, थोड़ी बात तो करने दीजिए। घर में बस आप माँ बेटे ही हो? जी हाँ, बस मैं और मेरा बेटा ही हैं। बताइए आपको मेरी बहन आशा कैसी लगी? मुझे आशा पसंद है। अतुल को आशा पसंद आती है और कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल में कुछ समय रहने के बाद आशा कुछ दिनों बाद अपने मायके वापस चली आती है। उसको ऐसे अचानक आते देखकर विवेक उसे बोलता है, अरे आशा तो इतने दिनों बाद आई है, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब ठीक है? अपनी पति और अपनी सास को तो खुश रखती है ना? भैया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो मेरी बात तो मानोगे कहाँ। अरे आशा तू घबरा क्यों रही है? बताना क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पर? भाभी को नहीं पता मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मेरी सास तो हमेशा ही मुझसे काम करवाती रहती है और पति वो तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। आशा ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं बात करता हूँ अतुल से। अरे आप हमारी बातें कहाँ सुनते हो? मुझे तो पहले ही कोई गड़बड़ लग रही थी। भैया भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी सास ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। सारा दिन मुझसे कोलू की बैल की तरह काम करवाती है और मेरे पति के सामने ये साबित करने की कोशिश में लगी रहती है कि सारा काम उन्होंने किया है। मतलब मेरी की हुई सारी मेहनत पर तो पानी फेर देते हैं और फिर वो मुझे सुनाने लगते हैं। सुन लिया आपने? कैसा है आपकी बहन का ससुराल? अब तो आपने अपनी मनमानी चला ली और नतीजा आप देख रहे हैं ना, आपकी बहन को भुगतना पड़ रहा है। आशा तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तेरा बड़ा भाई सब ठीक कर देगा। मैं अभी जाकर अतुल से बात करता हूँ कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ भैया आप जाओ और उसे समझा दो कि वो अपनी पत्नी की बात सुने, माँ की नहीं। विवेक गुस्से में अतुल के घर की ओर निकलता है और वो जैसे ही अतुल के घर जाता है तो अतुल उसे देखकर बोलता है, अरे विवेक भैया, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? और सब बताओ, सब ठीक है? चुप करो तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। अच्छा, मतलब आपकी बहन ने आपको एक अलग ही कहानी सुनाई होगी। कहानी? क्या मतलब कहानी बताई होगी? हाँ, कहानी बताई होगी। आपकी बहन ने यहाँ पड़ोसियों को ये बताया था कि मेरे पति और मेरे सास मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं। आस पड़ोस में जाकर वो चुगली करती रहती थी मेरी और मेरी माँ की। अच्छा, उसने ऐसा किया? लेकिन वो तो कुछ और ही बता रही थी कि तुम्हारी माँ सारा काम उससे करवाती है और तुम्हारे आगे दिखाती है कि सारा काम तुम्हारी माँ ही करती है। भैया आप अपनी बहन को जानते हो, उसकी चुगली करने की आदत बहुत ज्यादा है। वो खुद सुबह सुबह उठ के पड़ोसियों के पास जाकर बैठकर अपने ही घर की चुगलियां करती है और घर का सारा काम मेरी माँ करती है। और एक दिन उसे समझा दिया कि ऐसा मत किया करो, माँ की तबीयत खराब रहती है, उनके ध्यान रखा करो। अच्छा, फिर क्या किया उसने? वो अपनी भाभी सुमन को कॉल लगा के बोलने लगी, भाभी यहाँ के लोग मुझे बहुत गंदे हैं, यहाँ के लोग मुझे बहुत दुख देते हैं। और इसके लिए उसने भाभी ने कहा तू घर आ जा, तेरे भैया से हम दोनों बात कर लेंगे। मतलब ये सब सुमन को पता था और उसने भी मुझसे झूठ बोला? भैया आशा की चुगली करने के आदत से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उसे कहा चली जाओ अपनी भाभी के पास। चलो ठीक है, दोनों का बहुत हो गया नाटक, अब दोनों को सबक सिखाने का टाइम है। विवेक और अतुल को सुमन और आशा की सच्चाई पता चल गई थी। दोनों मिलकर ये सोचने लगे कि सुमन और आशा को सबक कैसे सिखाएं और दोनों ने एक तरकीब निकाली। जिसके बाद विवेक घर आते ही सुमन से बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। तुम जो पड़ोसियों की चुगली करती रहती हो, मैं परेशान हो गया हूँ। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अपने मायके जाओ और वहीं रहना और चुगली करना। भैया आप तो अतुल से बात करने गए थे ना, और वापस आकर आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी को क्यों मायके भेज रहे हो? आशा तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है अतुल जैसे इंसान के साथ रहने की। अब से तुम यहीं रहोगी, मैं तुम्हारा अतुल से तलाक करवा दूंगा। भैया ये क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तलाक, अतुल के साथ ही रहना चाहती हूँ मैं। हाँ, आपको क्या हो गया है? आप क्या बातें कर रहे हैं? आशा की तलाक की, मुझे मायके भेजने की? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ आपके साथ ही रहना है। इतने में ही दरवाजे पर अतुल आता है और आशा से कहता है, आशा ये लो तलाक के कागज, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। आप ये क्यों बोल रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है। क्यों, क्या हुआ? ये तो परेशान करता है ना तुम्हें। अब नहीं करेगा, दे दो तलाक। और सुमन तुम भी अपना बैग पैक कर लो और जाओ अपने मायके। हम दोनों को आपका ये झूठ पता चल गया है, चुगली करने वाला। आप दोनों मिलके अपने अपने मायके में चुगली करना। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ हमें माफ कर दो, अब से दूसरों की चुगली कभी नहीं करेंगे और अब से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, मुझे आपके साथ रहना है।
आशा और सुमन ने अपनी गलती पर माफी मांगी और उसे सुधारा भी। दोनों ने अपनी आदतों के चलते अपने परिवार को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब अतुल और विवेक ने उनके बदलाव को देखकर उन दोनों को माफ कर दिया, जिसके बाद दोनों ननद भाभी अपने अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी। सुमन अपने पति भुवन की मॉर्निंग वॉक से बड़ी परेशान थी। भुवन रोज सुबह 6 बजे उठकर घर से निकल जाता और 10 बजे से पहले वापस नहीं आता, जिसके कारण घर के छोटे मोटे कामों के लिए उसको अपने बेटे कुणाल को जगाना पड़ता। ऐसे ही एक सुबह भुवन रोज की तरह बाहर था, जिसके कारण सुमन अपने बेटे को आवाज लगाकर बोलती है, ओ कुंभकर्ण उठ जा, दोनों बाप बेटे ने मेरा खून पी रखा है। एक सुबह सुबह उठ जाता है और दूसरे के उठने का कोई समय ही नहीं है। कुणाल अपनी आंखें मसलता हुआ बाहर आता है। सही है, पापा हाथ नहीं आते तो बेटे को पकड़ो। अब बोलो क्यों बुला रही थी? क्यों बुलाऊंगी? अरे दूध ले आ जाकर, ये ले पकड़ डोलची और जल्दी आइए, तेरा बाप आकर चाय मांगेगा। कुणाल टहलता हुआ दूध लेने के लिए निकल जाता है, जहां वो रास्ते में एक पार्क के अंदर अपने पापा को एक औरत के साथ चिपक कर बातें करता देखता है, लेकिन वो उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता, इसीलिए वो पार्क के अंदर जाता है। लेकिन भुवन की नजर कुणाल पर पड़ जाती है और वो जल्दी से अपनी पास बैठी हुई औरत को भगा देता है, जिसके बाद कुणाल वहाँ से भागता हुआ आकर बोलता है, पापा कौन थी वो औरत जो अभी भाग कर गई यहाँ से? कौन औरत? मैंने तो नहीं देखी कोई औरत। पागल वागल हो गया है क्या? कौन से सस्ते नशे करने लगा है तू? बस पापा, मैंने कोई नशे नहीं किए, बल्कि आपने किए हैं, वो भी महंगे वाले। सीधे तरीके से बता दो, नहीं तो मम्मी को बोलूंगा। मॉर्निंग वॉक के बहाने आप अपनी सेटिंग से मिलने आते हो। साले तू अपने बाप को ब्लैकमेल करेगा? पापा आपने ही बोला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और पैसों के आगे क्या बाप क्या बेटा। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। भौंक, कितने पैसे चाहिए? अभी के लिए 5,000 दे दो, बाकी तो अपना चलता रहेगा ना बेड़ू। भुवन अपने बेटे को उसकी माँ के आगे मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपए देता है, जिसके बाद कुणाल वहाँ से दूध लेने के लिए और भुवन घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं, जिसके बाद सुमन वहाँ आकर बोलती है, दोनों बाप बेटे ऐसे पसरे हो जैसे घर में काम करने के लिए कोई नौकरानी रखी है। अरे तुम दोनों को दिखता नहीं है क्या कि घर में कितना काम फैला है? थोड़ी मदद ही करवा दें। अरे माँ क्यों चिंता करती हो, पापा है ना, वो करवाएंगे ये सारा काम। क्यों पापा, करवाओगे ना? मैं क्यों? तू साले रोटियां तोड़ने को पैदा हुआ है क्या? नहीं पापा, ऐसे नहीं बोलते, मुझे एक जरूरी काम है, आपको बताया था ना। कौन सा जरूरी काम? देखो पापा, चुपचाप माँ के साथ काम करवा लो, वरना आपकी सेटिंग वाला राज बता दूंगा माँ को। अरे हाँ, मैं करवा दूंगा काम। इसको बहुत जरूरी काम है, जाने दो इसको। कुणाल अपने पिता को ब्लैकमेल करके उनको घर के कामों में फंसाकर खुद अपनी गर्लफ्रेंड आशिका से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां आशिका उससे पहले से आई हुई होती है और उसको लेट आता देखकर बोलती है, कमीने, कहाँ मुंह मार रहा था जो इतनी देर लगा दी? डार्लिंग कैसी बात करती हो, मैंने तुम्हारे अलावा कहीं और मुंह नहीं मारा, मैं अपने बाप जैसा थोड़ी हूँ। क्या तेरे बाप का चक्कर वक्कर है किसी से? हाँ, पर किसके साथ है वो नहीं पता। चल छोड़, मेरी बात सुन, आज शाम को मेरी मम्मी से मिलने आ जा अपने मम्मी पापा को लेके, शादी की बात करने के लिए। ठीक है जाने मन, जो बोलोगी वो कर देंगे। ठीक है, चलती हूँ, टाइम पर आ जाइयो, समझ गया? आशिका रेस्टोरेंट से चली जाती है, लेकिन कुणाल वहीं बैठे बैठे बर्गर मंगा के खा रहा होता है। तभी वो देखता है कि बगल वाली टेबल पर उसका बाप अपनी सेटिंग को लेकर आया हुआ है। ये देखकर कुणाल बोलता है, आज तो पापा की सेटिंग को देख कर ही रहूंगा, मैं भी तो देखूं मेरे बाप ने इस उम्र में कौन सी फुलझड़ी पटा ली। कुणाल चुपके से अपने पापा की कुर्सी के पीछे छुप जाता है, लेकिन फिर भी उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि उसने घूंघट कर रखा होता है। ये देखकर कुणाल बोलता है, ये नई मम्मी हमेशा चेहरा छुपा कर ही क्यों मिलती है? लेकिन कोई नहीं, यहीं बैठे बैठे सुनता हूँ कि पापा अपनी सेटिंग से क्या बात करते हैं। कुणाल अपने पिता की कुर्सी के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तभी भुवन अपनी सेटिंग माधुरी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जाने मन, तुम्हारे लिए मैं कितने खतरों से लड़कर आता हूँ, तुम्हें पता भी है। एक तो मेरी वो जालिम बीवी और दूसरी तरफ मेरी कमीनी औलाद कुणाल, दोनों तुम्हारे प्यार में राहु केतु बनकर बैठे हैं। जान, मैं
मैं भी तो अपनी जवान बेटी को बुद्धू बनाकर तुमसे मिलने आई हूँ। पर जान, अगर हमारे चक्कर का पता मेरी उस रावण बीवी को लग गया तो मेरे एक सर को 10 टुकड़ों में काट देगी। अरे जान, नहीं पता चलेगा मैं कौन सा शादी करके तुम्हारे घर आ रही हूँ या फिर मेरी बेटी का तुम्हारे बेटे से टांका भिड़ा है। हाँ वो तो है, तो चलो इस बात पर एक चुम्मा दे दो। हाय हाय, शर्म करो, कोई देख लेगा। अरे इस रेस्टोरेंट के बारे में तो मेरी गंदी औलाद को भी नहीं पता, और उसके बिना कोई भी मुझे देख ले घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि और कोई मुझे जानता ही नहीं। माधुरी घूंघट में ही भुवन के गालों पर किस करने जाती है कि तभी बीच में कुणाल आ जाता है और अपने पापा के मुंह के बिल्कुल सामने अपना मुंह लाकर बोलता है, पापा मैं दूं क्या चुम्मा, क्योंकि मेरे चुम्मे में च्यवनप्राश भी है। भुवन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उसका बेटा गंदा सा मुंह बनाए खड़ा होता है, जिसे देखकर वो अचानक से खड़ा होकर बोलता है, कुत्ते के पिल्ले तू यहाँ कैसे? पापा ये तो मुझे बोलना चाहिए, आप यहाँ कैसे? आपको तो माँ की मदद के लिए छोड़कर आया था ना। वो मैं चकमा देकर आ गया। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले अपनी सेटिंग का चेहरा दिखाओ। ले देख ले, चल अब निकल घर, और जानू तुम भी जाओ घर। ठीक है जी। माधुरी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही कुणाल अपने पापा से बोलता है, पापा बहुत तेज हो रहे हो, अपनी सेटिंग को तो भगा दिया और अब मैं माँ को सब बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी सेटिंग से उनकी बुराई कर रहे थे। बेटा तू मेरा राजा बेटा है ना, बता तुझे क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए वो दूंगा, बस तू अपनी माँ के आगे मुंह मत खोलियो। ऐसा करता हूँ, इनको अपनी वाली के घर ले चलता हूँ, लगे हाथ मेरी शादी की भी बात कर लेंगे। कहाँ खो गया? भोंक ले, कितना पैसा लेगा अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करने के लिए? पापा इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे साथ मेरी सेटिंग के घर चलो, उसकी मम्मी से उसका हाथ मांगने। क्यों बे, तुझे उसकी माँ का हाथ क्यों चाहिए? मांगना है तो बेटी का मांग। ओ पापा, मेरे शौक आपके जैसे नहीं है, बेटी का ही मांगना है, और शाम को जाना है, माँ भी जाएंगी साथ, इसलिए अब घर चलो। एक शर्त पर, तेरी शादी होने के बाद तू मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ देगा। ठीक है। शाम होने पर दोनों बाप बेटे सुमन के साथ आशिका के घर जाते हैं, जहां आशिका उनका स्वागत करती है। तभी भुवन आशिका से बोलता है, बहू तुम्हारे घर में क्या दुल्हन ही शादी की बात करती है? अरे नहीं नहीं अंकल जी, मेरी माँ बस आ ही रही है, वो देखिए आ गई। आशिका के इतना बोलते ही रसोई से माधुरी चाय लेकर आ रही होती है और उसको देखकर कुणाल उठकर बोलता है, पापा आपकी सेटिंग यहाँ? क्या यार पापा, आपको कोई और औरत नहीं मिली क्या अपनी सेटिंग के लिए? चुप साले, देख तो ले, तेरी माँ भी साथ है। कुणाल के मुंह से जल्दी जल्दी में सच निकल जाता है और ये सुनकर सुमन बोलती है, क्या बोल रहा है बे, तेरे बाप की सेटिंग? मम्मी पापा। बोल ले कमीने, वरना इस जन्म में तो तेरी शादी मैं नहीं होने दूंगी। पापा माफ करना, अपनी सेटिंग को बचाने के लिए आपकी सेटिंग का राज खोलना पड़ेगा। कुणाल सबके सामने सारा सच बताता है, जिसको सुनकर सुमन का खून खोल जाता है और उसको इतने गुस्से में देखकर भुवन बोलता है, भाग्यवान माफ कर दो, आज के बाद किसी औरत से क्या फोन की भी सेटिंग नहीं करूंगा, माफ कर दो। आज के बाद इस लायक बचोगे तो करोगे ना? हाँ माँ, पापा को घर तक घसीटो। चुप रह, तू भी इसी बुड्ढे की गंदी औलाद है। चलो दोनों बाप बेटे, आज तुम्हारे शरीर की एक एक सेटिंग ना बिगाड़ दी ना, तो मेरा भी नाम सुमन नहीं। सुमन के सामने सारा सच आने के बाद बाप के साथ साथ बेटे की सेटिंग भी बिगड़ जाती है। उसी के साथ साथ दोनों की हालत अब आगे क्या होने वाली है, ये तो आप सब लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसीलिए सेटिंग हमेशा फोन में करें, जिंदगी में नहीं। किरण को बचपन से ही कुल्फी खाने का बड़ा शौक था। उसको अपने गांव भजनपुर की कुल्फी बहुत पसंद थी, इसीलिए उसे जब भी अपने गांव जाने का मौका मिलता तो वो तुरंत तैयार हो जाती, क्योंकि उसका मानना था कि जो स्वाद उस कुल्फी में होता है वो यहाँ की महंगी महंगी आइसक्रीम्स में नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन किरण की कुल्फी खाने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता। उसके कई फ्रेंड्स उसका मजाक भी बनाने लगते, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी शादी एक साहिल नाम के लड़के के साथ बहुत अच्छे घर में हो जाती है और वो बड़े ही प्यार से अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। उसकी बस एक ही कमी थी, कुल्फी खाना, जिससे उसकी सास बहुत परेशान रहती थी।
एक दिन किरण को अपने पति से बात करते हुए पता चलता है कि उसका ननिहाल भी भजनपुर में ही है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी आपसे एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? क्या बोलना है या क्या चाहिए जो इतना मक्खन मार रही है? बोल। माँ जी क्या हम कुछ दिनों के लिए नानी जी के गांव भजनपुर चले क्या? वहाँ की कुल्फी खाने का बड़ा मन हो रहा है। गांव? कैसा गांव? हमारा कोई गांव नहीं है। और ये क्या कुल्फी बोल रही है? सुनने में ही इतना डाउन मार्केट चीज लग रही है। माँ जी जाने दीजिए ना, वहाँ की कुल्फी का स्वाद ना यहाँ की कुल्फी में नहीं है। ये क्या कुल्फी कुल्फी की रट लगा रखी है? हमारा खाना है तो कप वाली आइसक्रीम खाओ, इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर है इसमें। सड़क की कुल्फी में क्या रखा है? माँ जी प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज जल्दी वापस आ जाएंगे। वहाँ की कुल्फी की बात ही कुछ और है, मेरा ननिहाल भी वही है। तभी तुझे हमेशा कुल्फी का भूत चढ़ा रहता है। ऐसे ही कम खाती है क्या कुल्फी? जो बची खुची कमी वहाँ जाकर पूरी करनी है। सुनीता की बात सुनकर किरण चुपचाप किचन में जाकर किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम होती है और साहिल ऑफिस से घर आता है। किरण का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोलता है, क्या हुआ मैडम आपको? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? आप मुझे यहाँ चिढ़ाने आए हैं या सच पूछ रहे हैं? नहीं यार, चिढ़ा नहीं रहा हूँ, सच में पूछ रहा हूँ, बताओ। मुझे भजनपुर गांव जाना है, वहाँ की कुल्फी खानी है मुझे। क्यों, शहर में कुल्फियों की हड़ताल है क्या जो तुम्हें इतनी दूर जाना है, वो भी सिर्फ कुल्फी खाने? कहीं घूमने की बात बोलती तो सोचते। हो गया आपका, मैंने आपसे एक चीज बोली है, आप वो भी नहीं कर सकते मेरे लिए। ऐसी बात नहीं है यार, नानी के मरने के बाद हम में से कोई भी वहाँ नहीं गया और माँ वहाँ का नाम सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं, तो वो जाने की इजाजत तो कभी नहीं देंगी। मुझे बस हाँ या ना में बताइए, आप मुझे वहाँ ले जाएंगे या फिर नहीं? ओके, मैं कोशिश करता हूँ। किरण के कहने पर साहिल अपनी माँ से झूठ बोलकर किरण को अपने साथ घूमने की कहकर उसे अपने गांव भजनपुर ले जाता है। वहां पहुंचकर दोनों आपस में खड़े बातें कर ही रहे होते हैं। तभी किरण की नजर सड़क पर खड़े कुल्फी वाले पर जाती है, जो घंटी बजाते हुए अपनी कुल्फी बेच रहा था, जिसे देखकर किरण से रहा नहीं जाता और वो भागते हुए कुल्फी वाले के पास जाकर बोलती है, भैया मुझे कुल्फी देना, एकदम ठंडी। मैडम यहाँ नई नई आई लागत हो? नहीं तो, लेकिन बहुत समय बाद आई हूँ। लो मैडम, अपनी कुल्फी एकदम ठंडी। नहीं, मुझे नहीं खानी, तुम ही खाओ ये सड़क की धूल मिट्टी, मुझे कोई शौक नहीं है इसे खाने का। मैं बस तुम्हें यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए लाया हूँ। ठीक है मत खाओ, फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने अपने गांव आकर तुम्हें पूछा नहीं। खा लो साहिब जी, ये भोला कुल्फी वाले की कुल्फी है, जो खाई एक बार वो आए बार बार। इसका स्वाद आपके उस शहर वाली कुल्फी से भी बहुत ही अच्छा होगा। भूलो मत, ये मेरा भी गाँव है। अब खा लीजिए, कितना भाव खाएंगे? किरण के कहने पर साहिल भी उसके साथ कुल्फी खाने लगता है। कुछ देर बाद दोनों अपने होटल चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और दोनों मिलकर पूरा गांव बहुत अच्छे से घूमते हैं और वहाँ की फेमस कुल्फी के मजे लेते हैं। कुछ दिन बाद दोनों दिल्ली वापस आते हैं और साहिल अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन किरण किचन में काम कर रही होती है, तभी वहाँ सुनीता आकर बोलती है, ये तो पूरा किचन फैलाकर कर क्या रही है कब से? माँ जी मैं कुल्फी बना रही हूँ। वैसे कम कुल्फी खाती है क्या, जो बनाना भी सीख लिया? अच्छा है ना माँ जी, कम से कम आपके पैसे बच जाएंगे। जरूरत नहीं मुझे, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है जो बचाने की जरूरत पड़े। जी जी वो तो है। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज आप किचन में कैसे आई? कोई काम था क्या आपको मुझसे? हाँ, वरना मैं किचन में कभी सपने में भी ना आऊँ। कहिए क्या काम है आपको? कल आस पड़ोस से मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं लंच पर, तो कुछ अच्छा बना लेना और कुछ मीठे में भी देख लेना, खाने के बाद मुझे कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। अरे आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर किरण अपनी सास के कहने के मुताबिक सारी तैयारियां समय से पहले कर लेती है। कुछ समय बाद सुनीता की सारी सहेलियां उसके घर आती है और लंच करने के बाद सभी लोग एक साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही होती है। खाने के कुछ समय बाद मीठे के तौर पर किरण सबके लिए कुल्फी लेकर आती है, जिसे देखकर सुनीता की पड़ोसन सुमन बोलती है, बहू ये क्या उठा लाई तू, कुछ मीठा ले आती। आंटी जी ये मीठा ही लाई हूँ, कुल्फी है ये। कुल्फी?
ये क्या है? अब ये कुल्फी कौन खाता है? कितना डस्ट होता है इनमें। लोग इन्हें सड़क पर लेकर बेचते हैं। क्या सुनीता, अब तो हमें सड़क की चीजें खिलाएगी क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहू, क्या है ये सब? तुझे खाना है तो खा, लेकिन सबको तो मत खिला। 1 मिनट रुकिए आंटी जी। पहली और अच्छी बात तो ये है कि कुछ चीजों का स्वाद ना समय के साथ साथ बढ़ता है, घटता नहीं है। वो कैसे बहू? एक बात बताइए आंटी जी, आपने भी तो अपने टाइम पर कुल्फी खाई होगी ना? हाँ बहू। तो क्या आप लोग उस टाइम पर इसका स्वाद नहीं जानते थे? आपको पसंद नहीं था? क्या बोल रही है बहू? इसके जैसा स्वाद तो किसी में होता ही नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी आइसक्रीम खा लो। क्या बोल रही है तू सुमन? आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। हाँ आंटी जी, तो आज के टाइम में और उस टाइम में क्या फर्क है? अगर उस टाइम आपको वो चीज पसंद थी तो आज क्यों नहीं है? क्यों आज आपके पास पैसा है इसलिए आप लोगों को दिखावा करने के लिए ये सब नहीं खाते? आप लोग वही खाते हैं जो हाई मॉडर्न सोसाइटी के लोग खाते हैं। आप ही बताइए, क्या ये सही है? अपनी पसंद की चीजों को साइड में कर दिखावे की चीजें खाकर पेट भर लेना। बात तो तेरी सही है बहू, लेकिन अब वो पहले जैसी स्वाद वाली कुल्फी मिलती कहाँ है? मिलती है आंटी जी, बिल्कुल मिलती है। और बल्कि अब तो समय के साथ साथ कुल्फी ने भी चढ़ाई कर ली है। अब तो और अच्छी वाली मिलती है, एकदम फ्रेश और कई तरीके की। मलाई कुल्फी, केसर पिस्ता कुल्फी, मटका कुल्फी, ब्रेड कुल्फी और भी कई तरीके के अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं। और बड़ी बड़ी जगह पर इसकी बड़ी बड़ी दुकानें भी खुली हैं। कुल्फी की इतनी तारीफ सुनने के बाद सुमन के साथ सभी लोग किरण की लाई कुल्फी को खाते हैं, जिसको खाने के बाद सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और सुमन बोलती है, बहू तेरी कुल्फी में तो बिल्कुल वही स्वाद है जो हम अपने टाइम पर खाते थे। कहाँ से मंगवाया तूने? आंटी जी, ये तो मैंने खुद ही घर पर बनाई है। क्या बात है बहू, तू तो बड़ी गुणवान है। सुनीता, तेरी तो किस्मत खुल गई इतनी अच्छी बहू पाकर। सभी के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुन के सुनीता को बहुत खुशी होती है और सभी के साथ वो भी कुल्फी के मजे लेती है और फिर कभी अपनी बहू को कुल्फी खाने का ताना नहीं मारती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।